सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। क्योंकि देश की हर बात दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, नीतीश के लिए अच्छी नहीं है। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे, कई मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। अब अगला राज्य बिहार है जहां सियासी हंगामा मचा हुआ है, सियासी ड्रामा। चाहत थी प्रधानमंत्री बनने की और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी रहेगी या जाएगी ये नीतीश को खुद नहीं पता है। आज जो पूरे दिन हलचल हुई वो मैं आपको बताऊं। क्या नीतीश की गद्दी जाएगी तो तेजस्वी सीएम बन जाएंगे? नीतीश का गेम किसने कर दिया है? क्या नीतीश का कोई करीबी साथी है जिसने नीतीश के नीचे से कुर्सी निकाल ली है? अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं नीतीश कुमार आज दिल्ली में थे। पटना से दिल्ली आए, दौड़े दौड़े क्यों आए? सामान्य वजह है या कोई बड़ी वजह थी? नीतीश को डर सता रहा था कि अब वक्त कम बचा है, दिल्ली पर ध्यान है प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए, इधर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी ने खेला कर दिया है। एक और तस्वीर में आपको दिखाऊं, नीतीश के राइट हैंड कहे जाने वाले लल्लन सिंह आए तो जरूर अटकलें और कयास थी कि लल्लन सिंह जो कि जेडीयू के अध्यक्ष है, उनकी कुर्सी जाने वाली है। क्यों जाने वाली है, कौन गेम करने वाला है, लल्लन सिंह पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन एक तस्वीर ने सारी बात बयां कर दी। ये देखिए होर्डिंग लगे, नीतीश आ रहे थे, होर्डिंग से अध्यक्ष की फोटो गायब है, केवल नीतीश की तस्वीर लगी है। प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। केवल नीतीश की तस्वीर ये बता रही थी कि क्या कुछ ऐसा हुआ है। देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नहीं है इसमें, प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नहीं है। सवाल ये है कि आखिर क्या कुछ बड़ा खेला होने वाला है? सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार की खतरे में है। देखिए रिपोर्ट। इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। अरे नहीं, खबरें चल रही है, चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है। वो रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन इतना तय है कि नीतीश बाबू चंद दिनों के मुख्यमंत्री हैं। क्या नीतीश की कुर्सी जाने वाली है? क्या बिहार में खेला होने वाला है? क्या नीतीश का उनके साथी ने ही गेम कर दिया? फिर दिल्ली में जेडीयू का मजमा यूं ही नहीं लगा। नीतीश पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं, पार्टी पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, उन्हें टटोल रहे हैं, भांपने की कोशिश कर रहे हैं, हवा का रुख जानने में लगे हैं। लेकिन पटना से दिल्ली तक बस एक ही बात कर रहे हैं। ये रूटीन बैठक है, हर साल होती है, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है। सियासत में जो कहते हैं वो होता नहीं और जो नहीं कहते वही होता है। वैसे भी नीतीश इस खेल में माहिर हैं। कभी लालू ने खुद कहा था नीतीश के पेट में दांत है। तो सवाल यह है कि नीतीश ने अचानक ये बैठक क्यों बुलाई और उनका अगला कदम क्या होगा? लेकिन इतना तय है कि नीतीश बाबू चंद दिनों के मुख्यमंत्री हैं। लालू जी के नेतृत्व में टूटेगा और किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है। गिरिराज सिंह के इन बयानों में सब कुछ छिपा है। दरअसल नीतीश मुश्किल में है, उन पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव है। अगर नहीं बनाते तो पार्टी टूट सकती है। लालू की चुप्पी ने इस सस्पेंस को और बढ़ा दिया। ऐसे में पार्टी टूटी तो नीतीश हो जाएंगे पैदल, सीएम की कुर्सी जाएगी। इंडिया अलायंस में वैसे भी कोई पूछ नहीं रहा। और आइए अब आपको बताता हूं नीतीश का गेम कैसे होने वाला था। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सीट इधर की उधर और मुख्यमंत्री की कुर्सी किधर। सबसे पहले यह विधानसभा की तस्वीर देखिए। बिहार विधानसभा की अभी स्थिति ऐसी है, कैसे सरकार चल रही है मैं आपको बताऊं। कुल 243 विधायक हैं, बहुमत के लिए चाहिए 122। अभी स्थिति क्या है, जब आरजेडी जेडीयू साथ साथ है तो देखिए नीतीश के पास है 45 विधायक, आरजेडी के पास है 79 विधायक, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 और एक निर्दलीय अन्य। दूसरी तरफ देखिए बीजेपी के 78 और 4 हैं हम के।
और ये मिलाकर हो जाते हैं। देखिए जरा नीतीश के जो अभी इस वक्त स्थिति है वो सारे आप मिला देंगे तो हो जाते हैं लगभग कुल 160 के आसपास। 160 विधायक नीतीश और आरजेडी को मिलाकर हैं, लेकिन गेम कैसे पलटने वाला था वो देखिए जरा। ये आ गई दूसरी स्थिति, नीतीश की सरकार चली जाएगी, कुर्सी चली जाएगी। इस स्थिति में कुछ नहीं करना है। नीतीश के पास 45 विधायक हैं। नीतीश के 45 में से 7 विधायक उनके अध्यक्ष लल्लन सिंह लेकर अगर चले जाते हैं तेजस्वी के पास, तो देखिए क्या होगा। नीतीश के सिर्फ 7 विधायक जाएंगे, 7 गए माइनस हुए, लल्लन सिंह 7 ले गए, आरजेडी के पास 79 है, 19 कांग्रेस के, 16 लेफ्ट के, 1 अन्य। ये मिलाकर हो जाता है बहुमत का आंकड़ा 122। 243 की विधानसभा में सरकार बनाने के लिए चाहिए 122 और तेजस्वी बन जाएंगे मुख्यमंत्री। ये एक तरीका है नीतीश के लिए। ये सबसे बड़ा झटका होगा। नीतीश कुमार को इसी बात का डर सता रहा था। उन्हें लग रहा था कि लल्लन सिंह की नजदीकियां आरजेडी के साथ बढ़ रही हैं, लल्लन सिंह उनका गेम न कर दे, कहीं उनकी पार्टी के 7 विधायक लेकर उधर चले जाएं, तेजस्वी को सीएम बना ले। नीतीश के पास न मुख्यमंत्री का पद रहेगा और प्रधानमंत्री के तो सपने रह जाएंगे। ये गेम होने की संभावना थी, इसी बात का डर था नीतीश कुमार को। क्या सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं खुद नीतीश कुमार। गिरिराज सिंह कह रहे हैं ये तो ड्रामा है, ड्रामा। सुनिए। सामान्य बैठक है कि हाँ ये परंपरा है, हर साल एक बार राष्ट्रीय स्तर तक बैठक होती है और उसी दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं और कल बैठक है और बैठक में सब लोग होगा। बस ही सर पोस्टर से लल्लन सिंह गायब है, इसको लेकर तमाम अटकलें भी लग रही है। ना क्या रहा है, चलिए कहीं गायब नहीं। कौन किसके करीब हैं ये हम लोगों को क्या लेना देना है, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। लेकिन इतना तय है कि नीतीश बाबू चंद दिनों के मुख्यमंत्री हैं। लालू जी के नेतृत्व में टूटेगा और किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है। लालू जी या तो नीतीश कुमार उनको मुख्यमंत्री बना दें, तेजस्वी यादव को, या विलय हो जाएगा इनकी पार्टी, या उल्टे पैर इनको चला देंगे, उनके एमएलए इधर आ जाएंगे और ये मुख्यमंत्री बना देंगे अपने बेटे को। तो आपने सुन लिया, बीजेपी हमलावर है। नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या है? आपको याद होगा एक दौर में आरसीपी सिंह पर भी कुछ इसी तरह के इल्जाम लगे थे कि वो भी नीतीश का गेम करने वाले थे। यानी नीतीश को कुर्सी से हटाने की कोशिश और तैयारी उनके कई और नेता कर चुके हैं, लेकिन नीतीश के पास ऑप्शंस बहुत कम बचे। जो परिस्थिति है उसके हिसाब से आपको बताऊं। पहली परिस्थिति नीतीश के लिए ये है। क्या है ये परिस्थिति? जेडीयू का आरजेडी में विलय कर दें। अगर अपनी पार्टी बचानी है तो उसका विलय कर दें तेजस्वी की पार्टी में। 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहे, फिर कुर्सी अगर जीत जाए चुनाव तो तेजस्वी को दे दें। पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है या तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें, तेजस्वी यादव को बना दे मुख्यमंत्री, जो नीतीश कभी नहीं चाहेंगे। चाहते तो इतना ड्रामा अब होता नहीं। तीसरा विकल्प देखिए क्या है। तीसरा विकल्प है नीतीश कुमार के पास इंडिया अलायंस छोड़कर एनडीए में आ जाएं, बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन जाएं। चौथा और आखिरी विकल्प है बिहार विधानसभा को भंग कर दें, विधानसभा चुनाव की सिफारिश कर दें, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करा लें 2024 में, चुनाव नतीजे के बाद सियासी फैसला करें कि करना क्या है। ये 4 विकल्प हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं खुद लल्लन सिंह, जेडीयू के अध्यक्ष, जिनके ऊपर आरोप और इल्जाम बीजेपी लगा रही है और विरोधी लगा रहे हैं कि लल्लन सिंह ही नीतीश का गेम करने वाले थे। साथ ही सुनिए बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे और परामर्श करने के बाद इस्तीफा में क्या क्या लिखना है वो भी आप लोगों से आग्रह करेंगे, ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिए। जितने भी होर्डिंग लगे हैं उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की ही फोटो नहीं है, तो ये चर्चा चली कि शायद वो इस्तीफा देने वाले हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया चला रही है ये स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिख के दी है।
बीजेपी के पास कहाँ टाइम है उनके स्क्रिप्ट लिखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास एकदम वक्त नहीं है। हम लोग तो मिशन 40 में लगे हैं, 40 की 40 सीट कैसे जीतेंगे, फिर 2025 में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना है, इसी मिशन में लगे हुए हैं। हमें जेडीयू के अंदर क्या हो रहा है ये उनका अंदरूनी मामला है। तो सुन लिया आपने ललन सिंह और शहनवाज हुसैन को। नीतीश को क्या बीजेपी भाव देगी? क्या नीतीश कुमार रास्ता खोज रहे हैं कि इधर आरजेडी से अगर बाहर हुए तो बीजेपी का हाथ थाम सके? कुछ तस्वीरें हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं, वो तस्वीरें देखिए। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, अरुण जेटली साहब की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए नीतीश कुमार ने। अरुण जेटली जो कि बीजेपी के नेता मंत्री रहे, उनकी जयंती पर नीतीश कुमार श्रद्धांजलि देने गए। एक तस्वीर, दूसरी तस्वीर देखिए। सियासत में तस्वीरें सब कुछ कहती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के मौके पर, जयंती के मौके पर नीतीश कुमार पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि देने। दोनों मौकों पर ही पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें आखिर क्या कह रही हैं? क्या बीजेपी नीतीश कुमार को भाव देगी? नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी में आएंगे? अब इसमें कई विकल्प हैं। नीतीश कुमार इस वक्त बीच मझधार में है। उनकी पार्टी जेडीयू टूट की कगार पर है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लटक रही है तलवार, लेकिन बीजेपी उन्हें कोई भाव नहीं दे रही है। इस वक्त बीजेपी देखो और इंतजार करो के मूड में है, वेट एंड वॉच। बीजेपी नीतीश का मूव देखना चाहती है कि नीतीश कुमार आखिर क्या करने जा रहे हैं। उनकी रणनीति पर अपनी रणनीति तय करेगी बीजेपी। पहली वजह, इसलिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है अभी चुप है। बीजेपी में जो भी तय होगा वो दिल्ली से तय होगा। दूसरी वजह, बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है, बिल्कुल साफ है। बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है। नीतीश को 2 डिप्टी सीएम दे सकती है, नीतीश को केंद्र में ला सकती है या राज्यपाल बना सकती है। अब फैसला नीतीश कुमार को करना है। तीसरी वजह, बिहार बीजेपी नीतीश का साथ नहीं चाहती है। उसने केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचा दी है कि नीतीश के साथ अब गठबंधन नहीं करना है। उसे लगता है कि वो अकेले सत्ता में लौट सकती है बिहार में। नीतीश के जाने के बाद कार्यकर्ताओं में जोश है। बिहार में आरजेडी की तुलना में बीजेपी इस वक्त बड़ा विकल्प है। पार्टी के पास 78 विधायक हैं जो आरजेडी से सिर्फ एक कम है। पांचवी वजह यह है कि ओपिनियन पोल जो बीजेपी के आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी बिहार में और ताकतवर हुई। कई ओपिनियन पोल बीजेपी के पक्ष में हवा बता रहे हैं। जेडीयू के टूटने की स्थिति में पार्टी और मजबूत होगी। ऐसे में बिहार में बीजेपी रिस्क लेने को तैयार है। यह है वजह। अब सुनिए जरा बीजेपी के बड़े नेता सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह, नीतीश कुमार के बीजेपी में आने के रास्ते खुले हैं, हाथ खुले हैं उन्हें गले लगाने को या नहीं? क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता? स्पष्ट तौर पर 2024 में भाजपा की सरकार दिल्ली में बनानी है और 2025 में सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार बिहार में बनाए, ये सपना है। दूसरा कोई कार्य हम लोग को नहीं करना है। विरोधी दल के लोग हैं तो स्वाभाविक है सबकी गतिविधि पर नजर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार 24 और 25 में बना। बीजेपी का सारा दरवाजा बंद है। क्यों दरवाजा क्यों बंद? बंद है क्योंकि हमें अपने ही बल पे काम कर रहे हैं। अब हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो इधर से उधर करे। हमको जो कहना था मैंने कह दिया कि बीजेपी को क्या लेना देना है उनसे, उनके अंदर में क्या झंझट है क्या नहीं है वो नीतीश जी जाने और नहीं तो उनके लोग जाने। नीतीश जी तो एक वो पहला कांड थोड़े है, कई लोग गए, जौहर साहब गए, आरसीपी गए, ये हमारे शरद जी गए, तो इनका क्या मुराद है? कोई भी जा सकता है। तो नीतीश को आप देख रहे हैं जो अपने ही राज्य में डगमग हो गए। दूसरी तरफ यही हाल इंडिया अलायंस का भी है, यह भी अगमग डग हो गया है। पता नहीं कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, कौन क्या करने जा रहा है, कोई नहीं जानता है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, राहुल गांधी कांग्रेस के स्थापना दिवस पे आज नागपुर में थे। नागपुर संघ का गढ़, संघ का हेडक्वार्टर।
राहुल गांधी नागपुर में रैली कर रहे थे कांग्रेस के स्थापना दिवस पर और लिखा था है तैयार हम। अब इस हम में अकेले राहुल गांधी थे, बाकी कोई नहीं था। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इधर महाराष्ट्र में भी बात बनती नजर नहीं आ रही है। इंडिया अलायंस का हिस्सा है उद्धव, लेकिन यहां भी सीटों पर गणित नहीं बैठ रहा है। अगली तस्वीर दिखाऊं, यही हाल बंगाल का भी है। बंगाल में भी बात बन नहीं रही है, बंगाल में भी एक दूसरे के आमने सामने। और तीसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं कि मायावती बहन जी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, खुद को किसी से कम नहीं मानती हैं और सीट पर मान जाएंगी ये भी कहना मुश्किल है। तो जरा देखिए इंडिया अलायंस में जो मारामारी मची हुई है उसकी हालत है क्या। इंडिया अलायंस इस वक्त बीच मझधार में है। 4 बैठक के बाद भी नतीजा है 0। अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। बिहार में इंडिया अलायंस टूट की कगार पर है। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात, 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में लोकसभा की। उद्धव गुट चाहता है कि 23 सीटें उन्हें दे दें 48 में से। एनसीपी और कांग्रेस हरगिज तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं तुम्हारे पास अपने सांसद नहीं बचे, चले गए उधर, तो कैसे 23 सीटें दे दें। कांग्रेस ने कहा उद्धव की पार्टी कमजोर है, इनके पास इतने उम्मीदवार भी नहीं है। 2019 में पार्टी को 18 सीटें मिली थी और ज्यादातर सांसद आज एकनाथ शिंदे के साथ। पश्चिम बंगाल, यहां भी पेच फंसा हुआ है। ममता कांग्रेस को केवल 2 सीटें देना चाहती हैं, उन्होंने तस्वीर साफ कर दी। लेफ्ट को 1 सीट पर निपटाना चाहती हैं। प्रदेश कांग्रेस ने इसका सख्त विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस ममता से समझौता नहीं चाहती। 2 टूक का है, पार्टी टूट जाएगी, बीजेपी को फायदा होगा। अब उत्तर प्रदेश की बात करिए। मायावती ने अलायंस को झटका दिया, इंडिया अलायंस को। कांग्रेस चाहती थी मायावती अलायंस में आए, अब मायावती ने अलायंस के सामने एक शर्त रख दी है। बीएसपी ने कहा मायावती को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दो तो हम साथ आ जाएंगे, पीएम उम्मीदवार बनने के बाद सोचेंगे। अब मायावती ना पीएम कैंडिडेट होंगी और ना अलायंस में जाएंगी। दरअसल माया ने सपा को संदेश दिया है, जो मायावती के नाम पर टालम टोल अब तक कर रही थी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पिछले दिनों चाचा अखिलेश ने मायावती के प्रधानमंत्री पद और इंडिया अलायंस में आने को लेकर कहा। आज बीएसपी के सांसद ने भी साफ कर दिया है कि मायावती को बनाओ पीएम कैंडिडेट। सुनिए। और ये दलित प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो कुमारी बहन मायावती जी को दलित होने के नाते या पिछड़ों की हमेशा वकालत करती हैं, इसके नाते प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाएं, तो मुझे लगता है फिर जाकर के बीजेपी को हराया जा सकता है। पर इसका अधिकार केवल और केवल 1 से लेकर 100 तक कुमारी बहन मायावती जी के पास है। शिवपाल जी, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा गठबंधन में? देखिए, वो तो समय आने पर बहुत से चेहरे हैं। इंडिया गठबंधन के पास बहुत से चेहरे हैं, उसमें से तय कर लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी से रहेगा कोई नाम आगे? देखिए, अभी समय है, हम इतना जानते हैं कि चेहरे हैं इंडिया गठबंधन के पास। बसपा को भी साथ रखेंगे गठबंधन? देखिए, बहुत बार हम लोग कह चुके हैं कि पहले बसपा के नेता को भारतीय जनता पार्टी से दूरियां पहले दूर करें। आइए सियासी खबरों से रुख करते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। और दूसरी बड़ी खबर जो आज की है, अच्छी खबर है कि हाफिज के लिए भारत में फंदा तैयार हो गया है। इसे टांग के लाने की तैयारी है। कैसे आएगा ये आपको बताऊं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे आतंकी घटनाएं बढ़ गई। राजौरी में आतंकी घटना हुई, पीएएफएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली। हमारे अगली तस्वीर में दिखाऊं कि हमारे 4 जवान शहीद हुए इस राजौरी हमले में। अगली तस्वीर दिखाऊं, बारामूला में एक पूर्व एसएसपी की हत्या कर दी गई। टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली, जो सीधे सीधे हाफिज के संगठन का हिस्सा है, लश्कर का हिस्सा है। अब तैयारी क्या है, अगली तस्वीर के जरिए देखिए। इधर दाऊद का काम तमाम हो चुका है, किसी लायक नहीं रहे। अब हाफिज की बारी है कि हाफिज को भारत ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान से लेकर आना है, और भारत ने हाफिज को पाकिस्तान से जैसे ही मांगा, पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में हाफिज सईद की ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि भारत ने हाफिज सईद की डिमांड की है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान हाफिज सईद को हमें सौंप दे, हमारे लिए वो छटा हुआ आतंकी है। जरा सुनिए पाकिस्तान में जब ये बड़ी खबर चल रही थी।
ब्रीफिंग सहाफी ने सवाल किया कि क्या भारत की तरफ से हाफिज सईद की हवालगी का कोई मुतालिबा किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जवाब दिया कि ये कयास पर मबनी रिपोर्टिंग है, इस पर तबसरा नहीं करेंगे। कल खबर आई थी कि हाफिज सईद की हवालगी के लिए भारत ने पाकिस्तान को दरख्वास्त दी है। खबर में कहा गया था कि भारत हाफिज सईद से पुलवामा हमले की तहकीकात चाहता है कि भारत हाफिज सईद से पुलवामा हमले की तहकीकात चाहता है कि भारत हाफिज सईद से पुलवामा हमले की तहकीकात चाहता है। कि भारत की तरफ से दरख्वास्त दी गई है हाफिज सईद की हवालगी के हवाले से और पुलवामा की तहकीकात करना चाहते हैं। हालांकि भारत माजी में ये कह चुका है कि ये पुलवामा का जो वाकया है वो जैश मोहम्मद ने किया है। तो आपने देख लिया, पाकिस्तान में हड़कंप मचा है कि हाफिज सईद को भारत चाहता है। पिछले कई दिनों से जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है, आप देखिए आर्मी चीफ कश्मीर पहुंच गए, आर्मी ऑफिसर्स से मिले। वो पिछले कई दिनों में जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उस पर साफ कहा आर्मी चीफ ने कि अपने हिसाब से आर्मी को खुला है, हाथ है, फ्री हैंड है, जो एक्शन लेना है लिया जाए आतंकियों पर। और बेवजह नहीं, अगली तस्वीर में दिखाऊं कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए कश्मीर सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। क्या ये सब चीजें एक मकसद के साथ हो रही हैं? क्या वाकई हाफिज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हिंदुस्तान अब हाफिज सईद को खींच कर लेकर आएगा? देखिए रिपोर्ट। दाऊद का हो गया काम तमाम, क्या अब हाफिज सईद की बारी है? भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद पर कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान में हाफिज सईद पर खबर को लेकर हड़कंप मचा है कि हाफिज सईद की हवालगी के लिए भारत ने पाकिस्तान को दरख्वास्त दी है। खबर में कहा गया था कि भारत हाफिज सईद से पुलवामा हमले की तहकीकात चाहता है। क्या हाफिज सईद भारत आने वाला है? 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का अब हिसाब होगा। नया भारत अब अपने दुश्मन को नहीं छोड़ता, पाताल से भी खींच कर लाता है। आतंक के आका हाफिज को पाकिस्तान से भारत लाने की तैयारी शुरू हो गई है। भारत आते ही हाफिज के एक एक गुनाह का पूरा हिसाब होगा। अमेरिका में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर को आतंकवाद पर हिदायत दी गई, भारत से संबंध सुधारने को कहा गया है। अब पाकिस्तान के पास हाफिज को भारत सौंपने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो हाफिज सईद कैसे भी भारत आना है यह तय कर लिया है हिंदुस्तान ने। ये तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ये वो आतंकी हैं जिनका पाकिस्तान में ही काम तमाम हो गया, जिन्हें कोई ना कोई आकर मार गया है। मैंने आपको कहा था कि दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मसूद अजहर ये सब कहां पर हैं? दाऊद का काम हो गया, अब हाफिज का नंबर है। अगली तस्वीर देखिए जरा कि ये देख रहे हैं हाफिज सईद मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में है। इधर देखिए जवाहिरी की तस्वीर लगी है, इधर मुल्ला उमर की तस्वीर लगी हुई है, ये हाफिज सईद की तस्वीर है। फुल स्क्रीन लीजिए, लिखा है जरा 10 मिलियन रिवॉर्ड है। देख रहे हैं आप, हाफिज सईद पर इनाम 10 मिलियन। अगली तस्वीर दिखाऊं, हाफिज सईद FBI का भी वांटेड है। ये देख रहे हैं मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में भी पहली तस्वीर, फुल स्क्रीन लीजिए, पहली तस्वीर किसकी लगी है? हाफिज सईद की। यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की जो बड़ी खुफिया एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो भी हाफिज सईद को मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मानती है। तो पाकिस्तान में जैसे ही ये खबर फैली कि भारत हाफिज सईद को चाहता है, देखिए उनके अखबारों में खबर छपने लगी। सबसे पहले देखिए इस्लामाबाद पोस्ट में छपा, भारत ने हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की अपील की है। पाकिस्तान से हाफिज को भारत को सौंपने को कहा गया है। इस प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की मांग की गई है। राजनयिक सूत्रों के हवाले से खबर आई है। पाकिस्तान अब क्या जवाब देगा यह देखने वाली बात है। अगर पाकिस्तान हाफिज का प्रत्यर्पण करता है तो दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो सकते हैं। जियो न्यूज ने लिखा, भारत ने हाफिज को हवाले करने को कहा है। पुलवामा हमले को लेकर हाफिज से पूछताछ करना है हिंदुस्तान को। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अब मैं आपको दिखाऊं कि हाफिज सईद दरअसल भारत में भी मोस्ट वांटेड है और भारत में भी आतंकी घोषित है बाकायदा इनाम के साथ। क्यों? क्योंकि 26/11 का जो हमला हुआ, इस 26/11 टेररिस्ट अटैक में भी हाफिज सईद दोषी है, अपराधी है। अगली तस्वीर में दिखाऊं, हाफिज सईद नाम के लिए जेल में, कहा जाता है कोट लखपत जेल में बंद है,
लेकिन हाफिज सईद वाकई जेल में है या दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान ने इसे जेल में डाल रखा है? अगली तस्वीर दिखाऊं, हम भारत में जो पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद माना जाता है। अब देखिए भारत कैसे लेकर आया जाएगा हाफिज सईद, क्या तैयारी है भारत ने तैयारी की है? या तो हाफिज सईद भारत आएगा, सजा मिलेगी, या फिर उसका वही अंजाम हो सकता है जो अब तक बाकियों का हुआ है। ये देख रहे हैं, ठीक कुछ इसी तरह से पकड़कर खींचकर हाफिज सईद भारत लाया जाएगा। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज को हिंदुस्तान लाने की तैयारी है। भारत ने पाकिस्तान से हाफिज के प्रत्यर्पण को कहा है। मुंबई में 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज। हमले में विदेशियों सहित 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2019 में पुलवामा हमले का भी मास्टरमाइंड है ये। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा। भारत ने हाफिज को लेकर पाकिस्तान को सबूत दिए। भारत हाफिज के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहा है। दुनिया के दबाव के बाद पाकिस्तान ने कार्रवाई का नाटक किया। हाफिज के खिलाफ दिखावे की कार्रवाई की गई कि हाफिज को गिरफ्तार कर लिया 2019 में, और उसके बाद FATF की ग्रे लिस्ट से हटाने के लिए कार्रवाई की गई। हाफिज को पाकिस्तान में 5 मामलों में सजा हो चुकी है। 2 टेरर फंडिंग केस में 32 साल की सजा हुई है इसे। 5 अलग अलग मामलों में 36 साल की सजा हुई है। कुल 68 साल की सजा हाफिज सईद को हो चुकी है, लेकिन जेल में है या नहीं कोई नहीं जानता। हाफिज पाकिस्तान की जेल में सजा काट रहा है नाम के लिए। हाफिज सईद 2019 से पाकिस्तान की जेल में, दावा है आजीवन कारावास काट रहा है, लेकिन हाफिज जेल में है या बाहर कोई नहीं कह सकता। पहले भी हाफिज की जेल से बाहर की तस्वीरें सामने आई हैं। हाफिज सईद इस वक्त कथित तौर पर जेल में है। मीडिया रिपोर्ट्स में हाफिज के जेल में होने की कोई खुलासा नहीं हुआ। हाफिज जेल में नहीं, अपने घर में है, यह भी कहा गया। करीब 4 साल से किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इसे नहीं देखा गया। हाफिज सईद लश्कर का प्रमुख है, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है, अमेरिका के आतंकी लिस्ट में शामिल है, और अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा है इसके ऊपर। अब पाकिस्तान क्या करता है इस पर दुनिया की नजर है। पाक इनकार करता है तो आतंकवाद पर उसकी पोल खुल जाएगी। अब सुनिए जरा, भारत में विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा साहब क्या कह रहे हैं। क्या हाफिज को भारत लाया जा सकेगा? भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। सुनिए। अमेरिका भी कहता है, हम तो कहते ही हैं, और बाकी देश भी बहुत हैं जो कहते हैं कि आतंकी है और 26/11 का ये मास्टरमाइंड है, परंतु पाकिस्तान बिल्कुल हमसे कोऑपरेट नहीं करता है। अब ये जो हमने फ्रेश रिक्वेस्ट डाली है, इसका भी अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नहीं दिखता कि पाकिस्तान कदम उठा के बोलेगा ये रहा हाफिज सईद, हम वापस भेजते हैं आपके पास। बट ये कि भारत के जरिए ये लाजिम है, बनना चाहिए कि हम प्रेशर बढ़ाते रहे, और ये पाकिस्तान को फिर से एक्सपोज करता है कि पाकिस्तान आतंक को हार्बर करता है। सचदेवा साहब को आपने सुना, लेकिन पाकिस्तान पर सोचिए प्रेशर किसने डाला है। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, बहुत दिलचस्प है। यह तस्वीर तब आई जब खबर आई कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है पाकिस्तान में। कहा गया कि दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर और उनके ISI चीफ नदीम जावेद अमेरिका गए। आर्मी चीफ, ISI चीफ दोनों अमेरिका में, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिले, और ब्लिंकन और अमेरिका ने कहा भारत से रिश्ते सुधार लो। उधर दाऊद को जहर दिया गया, और इधर क्या हाफिज सईद हिंदुस्तान को पाकिस्तान सौंप देगा इस दबाव में? क्योंकि हाफिज भारत आएगा तो फांसी का फंदा हाफिज के लिए इंतजार कर रहा है, उसे यहां सजाए मौत ही दी जाएगी। भारत लाए जाने पर हाफिज का हिसाब होना तय है। 26/11 हमले में हाफिज पर केस चलेगा, भारतीय कानूनों के तहत ट्रायल चलेगा, मोस्ट वांटेड को इसके बाद सजा सुनाई जाएगी। इस दौरान आतंकी हाफिज भारत की जेल में ही रहेगा। आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को फांसी की सजा होगी, इससे कम कुछ नहीं। मोदी सरकार के नए कानून से भी हाफिज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस कानून से पाक में बैठे आतंकियों की नींद उड़ी है। कानून यह है कि बिना हिंदुस्तान लाए फांसी की सजा हो सकती है। दूसरे देशों में जितने आतंकी अपराधी छिपे हैं उनका ट्रायल होगा भारत में। अगर वो 90 दिनों के भीतर अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में भी उन पर मुकदमा चलेगा। नए ट्रायल में, कानून में ट्रायल का दरअसल पूरा प्रावधान है।
आरोपी के लिए एक सरकारी वकील नियुक्त किया जाएगा। इससे उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया तेज होगी। अमेरिका गए जनरल मुनीर को अमेरिका चेतावनी दे चुका है। उसने कहा चीन से संभल कर रहो और भारत से हाथ मिलाओ। भारत से रिश्ते सामान्य करने की हिदायत दी है। चीन को आर्थिक गलियारे तक सीमित रखने को कहा है कि उनसे दोस्ती यारी करनी है। वो जो कॉरिडोर चीन के साथ बना रहे हो बस उतना ही रिश्ता रखो। अपने सुरक्षा प्रतिष्ठानों और व्यवस्थाओं से दूर रखें चीन को। पाकिस्तान भारत से जल्द बातचीत शुरू करे, एलओसी पर शांति बनाए और भारत से व्यापार शुरू करे। इसके लिए अमेरिका ने फंड का भी ऑफर किया है। क्या यह वजह है कि पाकिस्तान के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं? हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि वैसे लातों के भूत बातों से मानते नहीं है, क्या इतनी आसानी से पाकिस्तान हाफिज सईद को सौंपेगा? और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका का भी दबाव है, अमेरिका से लौटे हैं मुनीर। पाकिस्तान वो लातों का भूत है जो बातों से नहीं मानेगा, ये बड़ी क्लैरिटी है। पाकिस्तान को अगर कोई लैंग्वेज समझ आती है तो वो सिर्फ आती है टेररिज्म की, और उसको टेररिज्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे सस्ता, सुंदर, अच्छा उपाय है कि हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, पाकिस्तान में अंदर जाकर हाफिज सईद को खत्म करने के लिए। न केवल यूएस आपको थैंक यू करेगा, पूरी दुनिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको थैंक्स बोलेगी। पाकिस्तान भी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का खुद का कहना है कि वो टेररिज्म से बहुत ज्यादा ग्रसित है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। सो वी शुड हेल्प पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को और कोई लैंग्वेज नहीं समझ आती। अगर आप जस्टिस की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, तो आप पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे। आतंकिस्तान की बात करें तो वो पाकिस्तान अपने आप मानता है। सो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का हैंडिंग ओवर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र साहब इस बातचीत के लिए। तो एक तरफ हाफिज पर एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ आज खबर यह है लश्कर का एक और कमांडर पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया। एक खबर यह है कि भारत में जो हाफिज और आतंक के आकाओं के प्यादे हैं उन पर एक्शन हो रहा है। यह मसर्रत आलम, शायद पहले आपने तस्वीर देखी होगी, 2019 से जेल में है। इसके ऊपर एक्शन हुआ है, बड़ा एक्शन। मसर्रत पर गृह मंत्रालय का हथौड़ा चला है। मसर्रत आलम दरअसल सियासी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में था और उस पर गृह मंत्री ने चला दिया हंटर। मसर्रत आलम के संगठन पर बैन लगाया गया है। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर संगठन पर प्रतिबंध लगा है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। यह संगठन अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा था। इस एक्शन पर गृह मंत्री शाह ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा मोदी सरकार का संदेश जोरदार और साफ है, राष्ट्र के खिलाफ काम करने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मसर्रत आलम भट्ट जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग का अध्यक्ष है। 2010 की कश्मीर में पथराव रैलियों में इसका हाथ रहा है। मसर्रत आलम पर 27 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2010 में पहली बार इसकी गिरफ्तारी हुई। 2015 की शुरुआत तक हिरासत में रहा। 15 में भारत विरोधी नारे लगाने पर इसकी गिरफ्तारी हुई। मसर्रत आलम भट्ट 2019 से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। तो अगर हाफिज भारत आएगा तो बेशक इसका श्रेय प्रधानमंत्री की कूटनीति को जाएगा। एक और क्रेडिट प्रधानमंत्री की बड़ी जीत को जाएगा, वो है मोदी का असर कैसे झुका कतर। आपको याद होगा, इन चेहरों को अगर आप पहचानते हैं, ये पूर्व नेवी ऑफिसर हैं, भारतीय नौसेना में बड़े बड़े पदों पर रहने वाले अधिकारी जिन्हें सजाए मौत दी गई कतर में। फांसी की सजा, जासूसी के झूठे आरोप लगाकर इनको सजा दे दी कोर्ट ने। अब क्या हुआ, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। यह है कतर के अमीर अल थानी। यही सब कुछ कर सकते थे, यही बचा सकते थे फांसी से, यही रोक सकते थे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा हुआ क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप तस्वीर देख रहे हैं कतर के अमीर अल थानी के साथ। प्रधानमंत्री के जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों ने बड़ा कमाल कर दिया है। प्रधानमंत्री की खासियत यही है कि जो उनसे मिलता है वो उनका मुरीद हो जाता है। और माना यह जा रहा था कि भारत के 8 पूर्व नेवी ऑफिसर को जो सजाए मौत दी गई है, उसमें अगर कोई कुछ कर सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते और उनकी कूटनीति ही कुछ कर सकती है। और वो वाकई कमाल कर गई। देखिए रिपोर्ट।
कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। ये मोदी का असर है, ये मोदी की कूटनीति है, कानून नीति और ग्लोबल चाल की जीत है, जिसके दम पर झुक गया कतर और 8 भारतीय नेवी अफसरों की फांसी की सजा बदल दी। ये भारत सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, ये अपने नागरिकों को संकट में कभी छोड़ता नहीं है और उनकी पूरी मदद इस सरकार के द्वारा की जाती है। कतर और कतर के शासक अल थानी का फैसला बहुत कड़ा माना जाता है, लेकिन मोदी के इरादों ने उसे बदल डाला। दरअसल बड़े बड़े मुस्लिम देश के नेता मोदी के मुरीद हैं। हाल में मोदी दुबई गए तो दुनिया के दिग्गज नेताओं में उनसे मिलने की होड़ लग गई। दुबई में मोदी कतर के अमीर अल थानी से भी मिले। मोदी ने बात और मुलाकात से ऐसा जादू चलाया कि 1 महीने के अंदर कतर ने फैसला बदल दिया और पलट दी भारतीयों की फांसी की सजा। उनके डेथ सेंटेंस को कम करके आजीवन जैसा सुनने में आ रहा है, जबकि वो कोर्ट ने अभी आया नहीं है। आजीवन कारावास का सजा में कन्वर्ट हुआ है। ये दूसरी पायदान की जीत है। और आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर यह काम क्या बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब खबर आई तो उसके बाद यकीन मानिए कि लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई। खास तौर पे 8 नेवी ऑफिसर्स के परिवार वालों के बारे में सोचिए कि कतर में उनके अपने हैं और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। कतर देखिए बहुत छोटा सा मुल्क है, आप देख रहे हैं ये कतर है, इतना बड़ा। यहां से नेवी ऑफिसर गए थे वहां काम करने के लिए और वहां जासूसी के आरोप में उन्हें सजाए मौत दी गई। लेकिन आज ये मामला कोर्ट में था। कोर्ट में आपको बताऊं न सिर्फ भारत के ऑफिसर्स मौजूद थे, बताया गया कि नेवी ऑफिसर्स के परिवार वाले भी मौजूद थे। यह है कोर्ट ऑफ अपील। इस कोर्ट में नेवी ऑफिसर्स पर मामला चला आज। तो आपको बताऊं कैसे टली सजाए मौत, क्या हुआ कोर्ट के अंदर, कैसे भारत की नीति और मोदी की नीति मैं कहूंगा काम कर गई। यह आप देख रहे हैं, ये उनका कोर्ट है और ये प्रधानमंत्री मोदी कतर के अमीर अल थानी के साथ। कतर में 8 अफसरों को यह सबसे बड़ी राहत मिली है। आज चैन की नींद आएगी इनके घर वालों को। असल नींद तब आएगी जब ये सही सलामत भारत लौट आएंगे। अदालत ने पूर्व नेवी अफसरों को ही फांसी टाल दी है। अब मौत की जगह भारतीयों को जेल में रहना होगा। फांसी की सजा कैद में बदल गई। कतर की कोर्ट ऑफ अपील से आज यह बड़ा फैसला आया है। दोहा में सुनवाई के दौरान भारत के राजदूत मौजूद थे कोर्ट में। सभी 8 नेवी अफसर के परिवारों के सदस्य भी कोर्ट में थे। उन्हें उम्मीद थी कि मोदी के असर से कतर अपना फैसला बदलेगा और सुनवाई के बाद जो फैसला आया उसमें हुआ भी यही। 26 अक्टूबर को कतर ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई। कतर के फैसले से पूरा देश और नौसैनिक के परिवार हैरान थे, लेकिन मोदी सरकार परेशान होने के बजाय एक्शन में जुट गई। कूटनीति से लेकर हर तरीके के कानूनी रास्ते अपनाए जाने लगे। 3 दिसंबर को मोदी दुबई में कतर के शासक अल थानी से मिले। मोदी ने सीधे तौर पर भारतीयों की सजा का जिक्र नहीं किया, लेकिन अल थानी से कतर में भारतीयों का हालचाल लिया मोदी ने। मोदी की इस मुलाकात और बात का गहरा मतलब था 25 दिन के अंदर भारत के पूर्व नौसैनिकों की सजा बदल गई। यह बहुत बड़ी कामयाबी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कतर के इस फैसले की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय ने कहा हम अपने नागरिकों के साथ खड़े हुए और इसी तरह विदेश में फंसे भारतीयों की रक्षा हम करते रहेंगे। भारत ने इसके लिए स्पेशल काउंसिल नियुक्त किए थे, मतलब भारतीयों को बचाने के लिए खास वकील लगाए गए थे और आगे भी कानूनी मदद जारी रहने का भरोसा दिलाया है। मतलब कतर के साथ भारतीय अधिकारी बातचीत जारी रखेंगे। यह है भारत की तैयारी अपने लोगों को बचाने के लिए, जो दिखाता है कि आज का जो भारत है उसमें यह फर्क है कि अब वो अपने नागरिक को विदेश में ऐसे ही नहीं छोड़ देता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन और वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम साहब। बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। भारतीयों के मन में था कि मौत की सजा जो है उसमें अब वो कम होनी चाहिए। उसमें कूटनीतिक बहुत बड़ी ये जीत हुई है कतर में भारत की, कि
8 भारतीयों को बड़ी राहत मिली है और सज़ा पे रोक हुई है। इसके लिए कतर गवर्नमेंट का भी और भारत सरकार का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जिनको कतार कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी वो आज कमिट हो गई है। अभी तक जजमेंट पूरा आया नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ फांसी की सजा रद्द होना ये एक बड़ी कामयाबी मैं मानता हूँ। और जब भी इसके बारे में डिटेल कोर्ट ऑफ अपील कतार कोर्ट का जजमेंट आएगा तभी पता चलेगा कि किस आधार पर कमिट की गई और अभी उनको कौन सी सजा है या नहीं है, ये भी अभी कोर्ट ऑफ अपील का जजमेंट आने के बाद ही पता चलेगा। भारत के लिए बेशक ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन भारत के 8 नेवी अफसर जिन्हें सजाए मौत दी गई थी उनका ओहदा देखिए जरा। ये है पुण्येंदु तिवारी साहब, जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति, उस दौर में राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद साहब ने अवार्ड दिया था। राष्ट्रपति के अवार्ड से सम्मानित हैं। जो नेवी के ऑफिसर हैं उनके बारे में आपको बताऊं, उन पर आरोप क्या लगाए गए। दरअसल भारत के 8 पूर्व नेवी अफसर 3-4 साल से कतर में थे। कतर की एक कंपनी है अल दहरा में काम करते थे। अल दहरा डिफेंस सर्विस देने वाली प्राइवेट कंपनी, यह पनडुब्बी का रखरखाव और तकनीक देखती थी। दावा यह है कि कतर इटली से एक पनडुब्बी लेने वाला था और इस खास पनडुब्बी को पाकिस्तान को देने वाला था। इसे अपने सीक्रेट प्लान के लीक होने का शक होने लगा कतर को। दावा है कि उसने पूर्व भारतीय सैनिकों पर जासूसी का आरोप लगाया और फिर 8 अधिकारियों को गिरफ्तार कर उन्हें मौत की सजा सुना दी। जिन अधिकारियों को सजा सुनाई उनका करियर बेदाग और शानदार रहा। इन अफसरों को राष्ट्रपति सम्मान जैसे बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। देखिए कौन कौन से अफसर हैं उसमें। सबसे पहले हैं पुण्येंदु तिवारी साहब, जो कि कमांडर पुण्येंदु तिवारी भोपाल के पुण्येंदु बड़े नेविगेशन अधिकारी थे। पुण्येंदु साहब ने INS मगर का नेतृत्व किया है। 2019 में उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिला। अगला नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, जो प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित है। तमिलनाडु के डिफेंस कॉलेज में ट्रेनिंग भी दी उन्होंने। अगला नाम है कमांडर संजीव गुप्ता, नेवी में हथियार और सेंसर एक्सपर्ट रहे हैं, मतलब समंदर में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है इन्होंने। चौथे हमारे अफसर जिन्हें सजाए मौत दी गई थी उनमें कमांडर सुगनाकर पकाला, नेवी के आला अधिकारियों में इनकी गिनती होती है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। पकाला 18 साल में नेवी में शामिल हो गए थे। 2 बार भूमध्य सागर पार करने का रिकॉर्ड उनके नाम है और 25 साल की सेवा में दिग्गज कमांडर बनकर रिटायर हुए। अगला नाम है कमांडर अमित नागपाल, यह भी कतर में, इन्हें भी सजाए मौत हुई। कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के विशेषज्ञ रहे। समंदर में दुश्मन की हर आर्ट को भांप लेने में माहिर रहे। नागपाल के नाम से ही समंदर में दुश्मन देश कांपते थे। इनकी सजा भी फांसी से अब कैद में तब्दील हुई। कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा नौसेना में नेविगेशन विशेषज्ञ रहे, मतलब किस दिशा में जहाज ले जाना है, वीरेंद्र साहब इस काम में माहिर रहे। कैप्टन सौरभ वशिष्ठ नेवी में तेज तर्रार टेक्निकल अधिकारी रहे। देहरादून के सौरभ के बेहद सुलझे अफसर रहे सौरभ, और इसलिए जाने जाते हैं। सेलर रागेश की गिनती कुशल नाविकों में होती है। 20 साल से ज्यादा भारतीय नेवी की सेवा की है उन्होंने। इतने बड़े बड़े अफसर जिन्हें फांसी की सजा सुनाई कतर की अदालत ने, इसलिए भारत ने जी जान लगा दिया और पूरी ताकत से भारत ने कतर में इस मामले को उठाया है। सुनाते हैं, आप सुनिए जरा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पिछले दिनों यह बात दोहराई थी। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले ये होगा उसके बाद होगा। एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है जिसमें हमने एक अपील भी फाइल कर रखी है और हमने पहले कहा था कि हम इस विषय को कतर के साथ भी हम रहेंगे, उनके कतरी अथॉरिटीज़ के साथ हम कांटेक्ट बनाए रखेंगे इस मामले में। इसके डिटेल मैं कुछ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये संगीन मामला है और मैं इसको ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, पर मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि अलग अलग प्रोसेस है। हम जो भी जिस तरह से भी असिस्ट कर सकते हैं हम करेंगे। अभी के लिए फोकस हमारा ये न्यायिक प्रक्रिया पे है। अब देखिए भारत का जो रुतबा है ये मुस्लिम देशों में कैसे बढ़ा है, ये तस्वीर उसकी एक नजीर है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये UAE
कि चीफ अल जायद के साथ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, बिन जायद। उनके रिश्ते यूएई के राष्ट्रपति के साथ भी कैसे हैं, तस्वीरों से वो गर्मजोशी नजर आ रही है। अगली तस्वीर मैं दिखाऊं, ये 3 दिसंबर की थी। ये तस्वीर आपने देखी सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ता, हाथ मिलाने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलेगा रिश्ते में क्या गर्मजोशी है, कितनी नजदीकी है, क्या मायने और अहमियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं मैक्रो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। ये अल्थानी की तस्वीर आप देख रहे हैं, मैक्रो नहीं, ये अल्थानी है। अमूमन अल्थानी जो है तोप में होते हैं, शेखों की ड्रेस में होते हैं, ये सूट पैंट में आप देख रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये न्यूयॉर्क की 2019 की तस्वीर है। क्या मोदी न सिर्फ फांसी की सजा को कैद में तब्दील कर पाए हैं, बल्कि जो 8 अफसर हैं नेवी के, इन्हें वापस भी लेकर आएंगे भारत सही सलामत। 8 अफसरों की फांसी टल गई है, लेकिन अधिकारियों को जेल की सजा भी हुई है। मतलब चुनौती उन्हें जेल से रिहा कराने की भी है। मोदी सरकार अब कूटनीति का अगला कदम चलेगी। मोदी ने कुछ सालों में मुस्लिम देशों के साथ जो संबंध है वो और मजबूत किए। 7 मुस्लिम देशों ने मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। इसमें सऊदी अरब, यूएई जैसे देश लगातार भारत से समझौते कर रहे हैं। मिस्र, जॉर्डन और बहरीन जैसे देश भी मोदी का लोहा मानते हैं। कतर की इन देशों से दोस्ती है और इनकी बात कतर नकारता नहीं है। फिर मोदी के खुद कतर शासक अल थानी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। दोनों नेता कई मौकों पर बेहद गर्मजोशी से मिले भी, इसलिए भारतीयों की रिहाई पर कतर आगे बढ़ सकता है। 2014 में भारत कतर के बीच एक अहम समझौता भी हुआ। तब भारत के प्रधानमंत्री मोदी थे और कतर के प्रमुख थे अल थानी। यह समझौता सजा याफ्ता कैदियों की अदला बदली का था। इसके तहत दोनों देश कैदियों की अदला बदली कर सकते हैं, साथ ही बाकी सजा भी कैदी अपने देश की जेल में काट सकते हैं। इसके तहत भारतीय अधिकारी वापस भारत आ सकते हैं और जिस तरह उनका बेदाग और शानदार करियर रहा, उससे उनका जल्द ही जेल से रिहा होना भी संभव लग रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमिताभ सिन्हा। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बताऊं सिन्हा साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि फांसी की सजा कैद में बदल गई है, लेकिन मुकम्मल इसे तब माना जाएगा जब हमारे पूर्व नौसैनिक वापस आ जाएं। आपको क्या लगता है अभी क्या कानूनी पेचीदगियां हैं और कूटनीतिक तरीके? बहुत ही विशेष दिन है कि उनको न्याय की मिलने की दिशा में काम हुआ है। उनका ना कोई ट्रायल हुआ था, ना उनको कोई किसी तरीके की जानकारी दी गई थी कि वास्तव में उनका अपराध क्या है, और एक तरीके से उनको एक कन्फाइनमेंट में रख के, सॉलिटरी सेल्स में कन्फाइनमेंट में रख के, और उनके साथ मुकदमा चला और उनको एक पक्षीय फैसला सुनाया गया। अब उसमें स्थिति बदल गई है। जो उनकी मौत की सज़ा है वो आज की खबर के हिसाब से उनका मौत की सज़ा जो है वो बदल दी गई है। अब अगली सज़ा जो भी वहाँ की कोर्ट तय करेगी, उसके साथ में अपील जो भारत सरकार ने फाइल की थी नवंबर में, उसके आधार पे उस पर भी आगे केस लड़ा जाएगा और फिर ये तय होगा कि फाइनली उनको कितनी सज़ा मिलती है, या वो भी वहाँ के अमीर के इंटरवेंशन से, अमीर के पहल से वहाँ के, और उनको उस पूरे गलत मुकदमे से मुक्ति मिलती है। बहुत शुक्रिया अमिताभ साहब इस तमाम बातचीत के लिए। पूरी उम्मीद कि 8 भारतीय अफसर वापस आएंगे बिल्कुल सही सलामत और ठीक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, राम मंदिर क्षेत्र में अब शराब बंद। प्राण प्रतिष्ठा का वक्त कम बचा है, सिर्फ 22 दिन रह गए हैं प्राण प्रतिष्ठा के। भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। नक्काशी देखिए, जिस तरह से राम मंदिर की एक एक चीज पर काम किया गया है, वो उसकी भव्यता को और 4 चांद लगाता है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या आज भी जाने वाले थे, धुंध होने की वजह से नहीं गए, लेकिन अयोध्या में तैयारियों पर पूरा जोर है। एक और तस्वीर है, अगली तस्वीर दिखाऊं, डिप्टी सीएम को देखिए जरा। डिप्टी सीएम सफाई अभियान में लगे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। ये आप देख रहे हैं केशव मौर्य को, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो सफाई कर रहे हैं अयोध्या में। अयोध्या की साफ सफाई में लगे हैं। सिर्फ 25 दिन रह गए हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब शराब बंदी होगी अयोध्या में। अयोध्या में पूर्ण रूप से शराब बैन की तैयारी है। राम मंदिर क्षेत्र में शराब बंदी लागू कर दी गई है।
5 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में अब शराब नहीं बिकेगी। 1 कोस का मतलब 3 किलोमीटर 200 मीटर, 3.2 किलोमीटर के करीब है, यानी करीब 16 किलोमीटर क्षेत्र में शराब पर प्रतिबंध है। इस पूरे क्षेत्र से करीब 14 दुकानें हटा दी गई हैं। अयोध्या में 5 कोसी और 14 कोसी परिक्रमा होती है। 14 कोसी परिक्रमा में करीब 45 किलोमीटर का क्षेत्र आता है। 45 किलोमीटर परिधि में भी शराब बैन की जा सकती है। इस पूरे क्षेत्र में करीब 25 शराब की दुकानें आती हैं। दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। फिलहाल 5 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में शराब प्रतिबंधित है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नितिन अग्रवाल, उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री। अयोध्या एक बड़ा तीर्थ स्थल है जहां देश विदेश के सभी राम भक्त भगवान राम के रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि अयोध्या की 5 कोसी परिक्रमा मार्ग जो है, उस परिक्रमा मार्ग पे हम पूर्ण रूप से मदिरा को प्रतिबंधित करेंगे और मद्य निषेध उसमें घोषित करेंगे। तो हम लोगों ने उस पूरे मार्ग को, जो 5 कोसी परिक्रमा मार्ग है, उस पूरे मार्ग में जितनी भी मदिरा की दुकानें थी, शॉप्स थी, उन सबको वहां से हटा दिया है और वो पूरे 5 कोसी परिक्रमा मार्ग को हम लोगों ने मद्य निषेध घोषित कर दिया है। वहां कभी भी कोई भी मदिरा की दुकान नहीं खुलेगी। और ये तस्वीर आपको मैं अयोध्या की दिखा रहा हूं। फूलों से सज धज कर पूरी अयोध्या तैयार है। पूरी शक्ल सूरत बदल चुकी है अयोध्या की। जो लोग पहले अयोध्या गए अब जाएंगे तो पहचान नहीं पाएंगे कि इस वक्त क्या तैयारियां हो रही हैं और कितनी सज धज के तैयार है। एक बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई, कि इस कार्यक्रम में देश भर की हस्तियां अयोध्या पहुंचेंगी। हालांकि गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही। कार्यक्रम में देश भर से हस्तियां पहुंचने वाली हैं। गर्भगृह में सिर्फ कुछ लोग मौजूद रहेंगे। 22 तारीख को यज्ञ में यजमान के रूप में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास मौजूद होंगे। ये वो 5 लोग हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। इस दौरान गर्भगृह में सिर्फ 5 लोग उपस्थित होंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी श्री राम को आईने में चेहरा दिखाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 मूर्तियों में से एक का चयन होना है और इसी मूर्ति की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। काशी के पंडितों ने प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त तय किया है। दोपहर 12:29:08 से मूल मुहूर्त होगा, जो 22 जनवरी 12:30:32 तक चलेगा। यानी प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 1 मिनट 24 सेकंड का होगा। इस मुहूर्त की भी 19 जनवरी को शुद्धि की जाएगी। शाम 6 बजे से 6:20 तक शुद्धि की जाएगी और 20 जनवरी को सूर्योदय से पहले मुहूर्त शुद्धि का संकल्प है। हमारी सहयोगी सृष्टि अयोध्या में है। हवन कुंड 1000 से ज्यादा बनाए गए हैं। वहां से उनकी रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर उस यज्ञ की शुरुआत होगी तो कितनी खूबसूरत वो तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। 1008 यज्ञशाला यहाँ पर बनाई गई है। मेरे पीछे की जो तस्वीर आप देखेंगे कि चारों तरफ जहां आपकी निगाहें जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ यज्ञशालाएं नजर आ जाएंगी। 1008 ही आपको बता दें जो जोड़े हैं वो यहाँ पर बैठेंगे इस अनुष्ठान में। और इसी के साथ ये भी आपको जानकारी दे दें कि हनुमान जो यज्ञ है ये बताया जा रहा है इसे संपूर्ण यहाँ पर किया जाएगा और लगभग 1100 वैदिक ऐसे ब्राह्मण यहां पर मौजूद होंगे जिनकी मौजूदगी में इस अनुष्ठान को पूरा किया जाएगा। चारों तरफ आप देखिए कि यहां पर यज्ञशालाएं अभी बन रही हैं, काम लगातार जारी है और 14 तारीख से लेकर 22 जनवरी तक इसी तरीके से लगातार ये अनुष्ठान यहां पर होते रहेंगे। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।